नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। लेकिन खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मेरठ से आ रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। मेरठ को इस दौरान वो कई सौगात देने वाले हैं, कई मंगल सौगात दी जाएगी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। मेरठ को ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण भी योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज यानी मंगलवार को क्रांति दिवस के मौके पर मेरठ में 1857 की क्रांति के वीरों को नमन करेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से शाम 4:25 के करीब पुलिस लाइन पहुंचेंगे और इसके बाद शहर में करीब 4.25 घंटे तक अलग अलग कार्यक्रमों में वो हिस्सा भी लेंगे। रात करीब 8:40 पर कार से हिंडन एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री का आज पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, ये जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नितिन, आज योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना चाहूंगी कि आज मेरठ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शहर में रहेंगे, 4.25 घंटे करीब बिताएंगे। और आपको पूरा कार्यक्रम बताना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति के वीरों को भी नमन करेंगे। वहां मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से शाम 4:25 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद वह शहर में करीब 4.25 घंटे तक विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रात 8:40 तक वह कार द्वारा हिडन एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है कि शाम 4:25 बजे वह पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर। 4:35 पर निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण करेंगे। 4:50 पर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 5 बजे वह कमिश्नरी आवास चौक पर ITMS का निरीक्षण करेंगे। 5:15 से 6:15 बजे तक वह आयुक्त सभागार में विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। वहीं 6:25 पर वैशाली में RRTS परियोजना का निरीक्षण करेंगे। 6:40 से 7:10 तक वह शहीद स्मारक पर रहेंगे। उसके बाद 7:20 से 8:40 बजे तक विक्टोरिया पार्क में रहेंगे। 8:40 बजे के कार द्वारा हिडन एयरपोर्ट गाजियाबाद के लिए रवानगी करेंगे। उसके बाद वह 9:45 बजे राजकीय वायुयान द्वारा लखनऊ के लिए रवाना होंगे। नगर निगम के लिए सड़कों पर सफाई और डाला रंग बिरंगा चूना। आपको बताना चाहूंगा कि सीएम के आने की तैयारियों को लेकर नगर निगम पलक पावड़े बिछा दिए हैं। हालांकि उन्हीं मार्ग और इलाकों में विशेष स्तर पर साफ सफाई की जा रही, जहां से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गुजरेंगे। इन सभी इलाकों में साफ सफाई के अलावा रंग बिरंगा चूना डाला गया है। साथ ही जगह जगह हरियाली के लिए गमले लगाए गए। इतना ही नहीं, डिवाइडरों पर पुताई और पेंटिंग का काम भी किया गया है, क्योंकि सोमवार को दिन भर नगर निगम अधिकारी सड़कों की स्वच्छता में जुटे रहे। तो यानी नितिन, ये कह सकते हैं कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं योगी आदित्यनाथ के इस मेरठ दौरे को देखते हुए। फिलहाल के लिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। तो मेरठ को आज, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, कि कई मंगल सौगात आज दी जाएगी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। करीब 4-4.5 घंटे वो आज मेरठ में बिताएंगे और तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं उनमें वो शामिल होंगे। इसी के साथ रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की अहम खबर 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर केदारनाथ के दर्शन के लिए आपको अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये अनिवार्य है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की चेकिंग भी की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा तादाद पहुंच रही है यहां पर दर्शन के लिए। तो ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है उन यात्रियों के लिए जो 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और सोनप्रयाग में जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके रजिस्ट्रेशन की चेकिंग भी की जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। केदारनाथ के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया।
सोनप्रयाग में सभी श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की चेकिंग होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के सोनप्रयाग से आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपकी यात्रा को रोक दिया भी जा सकता है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य होगा। आपके रजिस्ट्रेशन की चेकिंग होगी सोनप्रयाग में, उसके बाद ही आप आगे जा पाएंगे। तो बिना रजिस्ट्रेशन के सोनप्रयाग से आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। सीएम चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। जैसा कि पहले ही आदेश दे दिए गए थे कि अगर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो ऐसे में इसे देखते हुए एहतियात भी बरती जाएगी और जो अहम फैसले लेने की जरूरत होगी वो फैसले भी लिए जाएंगे। तो चारधाम यात्रा को लेकर आज सीएम धामी जो बैठक करने वाले हैं उस पर अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता अजय पांडे से। अजय, क्या अपडेट? देखिए, श्रद्धालुओं की तादाद चारों धामों में काफी बढ़ रही है और 2 साल के बाद जब तमाम जो प्रतिबंध है वो हटा लिए गए हैं, उसके बाद श्रद्धालु चारों धामों में काफी संख्या में आ रहे हैं और उनको देखते हुए सरकार की ओर से पहल की गई है कि सभी जगहों पर रजिस्ट्रेशन करा करके ही श्रद्धालु जाएंगे। और खास तौर पर कई जगहों पर श्रद्धालुओं के साथ पुलिस कर्मियों की अभद्रता को भी देखते हुए प्रशासन ने पुलिस कर्मियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस की छवि खराब न हो, इसके विपरीत जो आचरण वो कर रहे हैं उसको देखते हुए वो संयम रखें और श्रद्धालुओं के साथ कहीं पर भी अभद्रता जैसे कोई मामले न हो। इसके साथ साथ कई जगहों पर श्रद्धालुओं की मौत की खबरों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ये कहा गया है कि श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को देखते हुए उनका हर जगह पर चेकिंग हो। अगर कहीं कोई श्रद्धालु उनकी तबीयत खराब है तो वो पहले से इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को बता दें। जगह जगह पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैनात किया गया है और इसके साथ साथ हर जगह पर रजिस्ट्रेशन की चेकिंग की जाएगी। खास तौर पर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग के पास रजिस्ट्रेशन चेकिंग की जा रही है और ये अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी जगहों पर, सिर्फ केदारनाथ धाम ही नहीं बल्कि चारों धामों में जहां भी तीर्थयात्री जा रहे हैं वो सभी जगहों पर उनके रजिस्ट्रेशन की चेकिंग की जा रही है और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो रही है। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हैं वो ऑनलाइन करवा के, यानी अजय, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको आगे यात्रा कंटिन्यू नहीं करने दी जाएगी। सोनप्रयाग में चेकिंग होगी और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपकी यात्रा को रोका भी जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और इसके लिए कई जगहों पर काउंटर बनाए गए हैं। मौके पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा ताकि उनके बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराई जा सके कि वो कहाँ से आ रहे हैं और इसके साथ साथ उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देनी होगी, क्योंकि पिछले दिनों चारों धामों में यात्रा के दौरान 15 तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य कारणों से मौत हुई है और उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी सभी तीर्थयात्रियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है, उनसे अपील की गई है कि वो अपने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी संबंधित विभागों को जरूर दें। अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी उनको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जहाँ पे काउंटर बनाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग वहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, उनको अपने बारे में बताएं और उनका त्वरित वहाँ पर इलाज किया जाएगा। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि पहले से ही आप एहतियात बरतें और किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधी भी कोई जो परेशानी है वो वहां पर श्रद्धालुओं के सामने ना आए, इसका ख्याल रखा जाएगा। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन की चेकिंग की जाएगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, तो ऑफलाइन भी वहां पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी ताकि आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके और आपके स्वास्थ्य से संबंधी अगर कोई परेशानी है तो उसे लेकर भी एहतियात बरती जाएगी। क्योंकि जिस तरह से यात्रा के दौरान कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या की वजह से जिनकी तबियत अचानक बिगड़ जाए, तो उन सभी चीजों का ख्याल रखने की पूरी तैयारी है और इसी के चलते कहीं ना कहीं आज ये बैठक भी होगी जिसमें कई अहम पहलुओं पर आज बातचीत करेंगे पुष्कर सिंह धामी।
अब बात करेंगे बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की, जिनकी गिरफ्तारी वारंट पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि 10 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। 10 बजे आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इससे पहले कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 तारीख तक के लिए रोक लगा दी थी। 2 दिन पहले मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ नया वारंट जारी किया था। बताते चलें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर 7 मई की आधी रात में सुनवाई हुई थी और तेजिंदर बग्गा को 10 मई तक अरेस्ट वारंट से राहत दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। तो फिलहाल खबर यह है कि इससे पहले जो 10 मई तक रोक लगाई गई थी, उसके चलते आज इस पूरे मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? खबरें हैं कि 10 बजे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी वारंट के मामले में। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने तेजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ दूसरा वारंट जारी किया था उनको गिरफ्तार करने को लेकर, तो उसके बाद तेजिंदर बग्गा ने जो है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था और वहां से उनको जो है वो फौरी राहत मिल गई थी और कोर्ट ने 10 तारीख तक के लिए यानी अगली सुनवाई तक के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। और आज एक बार फिर से इस मामले की जो है वो सुनवाई हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में होनी है और आज देखना है कि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलील दी जाती है। देखिए इसमें से इस सुनवाई के दौरान आज तेजिंदर बग्गा के जो वकील है वो भी कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश करेंगे। वहीं पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में जो है वो भी अपनी दलील जो है वो हाई कोर्ट के सामने पेश करेगी। तो आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और इस सुनवाई के बाद ये तय होगा कि जो कार्रवाई तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ हुई थी उस पर कोर्ट क्या टिप्पणी करता है और कोर्ट का उस पर क्या फैसला आता है। इसके लिए इस पर जो है वो सबकी निगाहें टिकी हुई है और सबको सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला ही ये तय करेगा कि क्या आगे पंजाब पुलिस जो है वो तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी कर सकती है या नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो 10 बजे करीब ये सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी वारंट मामले में आज सुनवाई करनी है और 10 तारीख तक इस पूरे मामले पर रोक लगाई गई थी। वहीं दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण पर पीले पंजे का प्रहार लगातार जारी है और आज ये कार्रवाई एक बार फिर शुरू की जाएगी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम इस समय अतिक्रमण के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहा है। शाहीन बाग के बाद आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर चलेगा। एमसीडी बुलडोजर के अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगा और इससे पहले सोमवार को शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन भारी विरोध के बीच निगम को कार्रवाई रोकनी पड़ी। निगम के अभियान के खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने टिप्पणी के साथ कहा कि वो अभियान रोकने के बारे में किसी तरह का आदेश नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि आप लोग दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने साफ कर दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई किसी खास समाज को टारगेट नहीं किया जा रहा। तो जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पक्षपातपूर्ण फैसला लिया गया है और इसे अलग अलग समुदाय में बांटकर देखा जा रहा है, तो उसे ही देखते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ये साफ कर दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो किसी खास समाज पर नहीं है। अगली खबर मोहाली से है, जहां पर आईबी दफ्तर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, जिसके बाद
अफरा तफरी का माहौल हो गया। सोमवार शाम को करीब 7:30 बजे यह धमाका हुआ। धमाके से पूरी बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं इस धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। इसे लेकर पंजाब में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पंजाब खुफिया कार्यालय की तीसरी मंजिल पर यह विस्फोट की घटना हुई। बताया जा रहा है कि रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड इमारत की तीसरी मंजिल पर फेंका गया। धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। धमाके के बाद बिल्डिंग के शीशे टूट गए और इस घटना के बाद मौके पर एनआईए की टीम भेजी गई है। बढ़ते आगे बात करेंगे ताजमहल की, जहां पर 22 रहस्यमयी दरवाजों को खोलने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अयोध्या के बाद काशी से शुरू हुआ धार्मिक सियासत का नया अध्याय मथुरा होते हुए ताजनगरी आगरा पहुंच चुका है। ताजमहल के 22 रहस्यमयी दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है। याचिका में मांग की गई है कि ताजमहल के बंद कमरों की वीडियोग्राफी कराई जाए। कमेटी बनाकर बंद कमरों में देवी देवताओं से जुड़े साक्ष्य तलाशे जाएं और दशकों से तहखाने में बंद 22 दरवाजों को खोला जाए। दरअसल ताजमहल के बंद कमरों में मंदिर के सबूत का दावा किया गया है। याचिका में 1951 और 1958 में बने कानूनों को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध घोषित किए जाने की भी मांग की गई है। इन्हीं कानूनों के तहत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का किला और आगरा के लाल किले, इन इमारतों को ऐतिहासिक इमारत घोषित किया गया था। इसमें केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि माना जाता है कि ताजमहल के बंद दरवाजों के भीतर भगवान शिव का मंदिर है। इससे पहले धर्म गुरु आचार्य परमहंस भी ताजमहल को तेजो महल बता चुके हैं। कुछ दिन पहले वो इसकी पड़ताल के लिए खुद ताज पहुंचे थे, हालांकि उन्हें ताजमहल में जाने नहीं दिया गया। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को भले ही कोर्ट से राहत मिली हो, लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत खूब हो रही है। अब बीजेपी को घेरा है संजय सिंह ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। हिमाचल विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाए गए। इस घटना पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी है। सर, इस पूरी घटना को आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है और क्या मानते हैं कि बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है? देखिए, जब पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें गुंडे को बचाने में व्यस्त हैं, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सुरक्षा कैसे होगी? विधानसभा सबसे सुरक्षित क्षेत्र होता है और विधानसभा के सामने खालिस्तानी झंडा फहराने का मतलब है पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों का अपमान। और ये कब हो रहा है? बीजेपी के राज में हो रहा है। और आप देखिए कितना हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं जयराम ठाकुर जी। वो कह रहे हो तो हमारी विधानसभा है ही नहीं, शीतकालीन सत्र होता है खाली वहां पे। अरे कोई भी सत्र अगर होता है तो वो विधानसभा है। और जयराम ठाकुर जी, ऐसी व्यवस्था खाली हिमाचल में नहीं है। जब बिहार एक था तो रांची और पटना में विधानसभाएं थी, नागपुर और मुंबई में विधानसभाएं हैं। तो ये कौन सा तर्क आप दे रहे हैं? एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसके पूरे देश में जहां जहां घर होते हैं वहां पुलिस की सुरक्षा लगती है। तो मंत्री के लिए पूरे देश में सुरक्षा, घर में कोई रह रहा हो ना रह रहा हो। और विधानसभा की सुरक्षा में ऐसे हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की जनता का अपमान है। जिन लोगों ने झंडे फहराए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप कार्रवाई की जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और मुझे लगता है ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का हक नहीं है। आप इस पूरी घटना में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिमाचल सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सो क्यों रहे थे अब तक?
कैसे हो गया ये, इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी जो है उनके समर्थन में खड़ी हुई है, और अब इस पूरे मामले को जो है वो सिख जो समाज है उसकी भावनाओं को आहत करने से जोड़ा जा रहा है। कल बहुत सारे सिख समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास पर भी प्रदर्शन किया। भैया, कोई गुंडा पकड़ा जाए, माफिया पकड़ा जाए, चोर पकड़ा जाए और वो किसी धर्म विशेष से हो, मान लो हिंदू है तो उससे हिंदू धर्म आहत हो गया। एक चोर पकड़ा जाए और उसका नाम मान लीजिए कुछ भी है, कल्लू है, वो हिंदू है, तो कहते हैं हिंदू धर्म की भावना आहत हो गई साहब, कल्लू को पकड़ लिया, वो चोर है, कल्लू चोर क्यों पकड़ा गया, हिंदू धर्म की भावना आहत हो गई। ये कौन सी बात है? एक सीरियल ऑफेंडर जिसके खिलाफ बंगाल में मुकदमा दर्ज है नफरत हिंसा फैलाने का, एक सीरियल ऑफेंडर जिसके खिलाफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वरिष्ठ अधिवक्ता को पीटने का मामला दर्ज है, जिसके खिलाफ कई मामले दिल्ली में दर्ज हैं, पंजाब, तो बंगाल से लेकर पंजाब तक जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे सीरियल ऑफेंडर को बचाने के लिए बीजेपी अपनी पूरी शक्ति लगा रही है, पूरी ताकत लगा रही है। तो मुझे लगता है कि अब तो मोहाली कोर्ट का जो फैसला है वो सारी तस्वीर साफ कर रहा है। साफ तौर पे कोर्ट का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने न्यायपालिका की प्रक्रिया को बाधित करने का काम किया है और एक अपराधी को, एक गुंडे को छुड़ाने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से बग्गा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने 10 तारीख तक के लिए रोक लगाई, उसको तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो तो इंसाफ की जीत है। एकदम नहीं, हाई कोर्ट ने कतई रोक नहीं लगाई। पंजाब की सरकार ने कहा है कि जब न्यायालय में सुनवाई हो रही है उस वक्त तक हम इसकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे। कोई रोक हाई कोर्ट की नहीं है, पंजाब की सरकार ने खुद कहा है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से तीनों राज्यों की पुलिस जो है बग्गा को लेकर आपस में भिड़ी हुई है और एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं का जो है वो मिसयूज किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ऐसे आरोप अमान सरकार पर लग रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है और जब बीजेपी कहती है कि पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आप मुझे बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर में सीबीआई का छापा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पे छापा, दिल्ली के तमाम मंत्रियों पे ईडी सीबीआई का छापा, 35 विधायकों को घसीट के पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके जेल में डाला, जिसको बाद में न्यायालय ने बरी किया। और तो और हमारे एक विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे, दिल्ली पुलिस के 40 पुलिस वाले वैन लेके गए थे उस कुत्ते को गिरफ्तार करने। 9 मुकदमा एक दिन में आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर किया, 23 FIR की, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, घर पे पत्नी थी पुलिस भेज के धमकाया, 150 पुलिस वालों के साथ सीतापुर में मुझे गिरफ्तार किया। ये पुलिस के दुरुपयोग पे ज्ञान दे रहा है भाजपाई, इनसे सुनना है तो इनका चेहरा पूरे देश के सामने आ गया। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़। तो आप सांसद संजय सिंह को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।